अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में एक अजीब सी घटना हुई है। एक हफ्ते के भीतर 3 आईएएस अफसरों ने, प्रॉपर आईएएस अफसरों ने इस्तीफा दे दिया। है ना चौंकाने वाली बात। तो आज इसके कारण समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि एक हफ्ते के भीतर 3 प्रॉपर आईएएस अफसरों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आज की परिचर्चा इसी विषय पर है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में टॉप पोस्ट आईएएस, सबसे बेहतरीन नौकरी, वो भी यूपी कैडर, 3 आईएएस अफसरों ने इस्तीफा दे दिया। 2 एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के और 1 प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक का। रेणुका कुमार ने, यूपी की बहुत धाकड़ आईएएस अफसर रेणुका कुमार, जितनी भी महत्वपूर्ण जांचें हुई सब रेणुका कुमार ने की। बहुत ईमानदार अफसर। दिल्ली तैनाती भी गई थी, पता नहीं वहाँ क्या हुआ कि यूपी लौटी और लौटते इस्तीफा। बात यहीं रुकी नहीं। ज्योतिका पाणरकर 1988 बैच की अफसर, राज्यपाल की प्रमुख सचिव रही हैं, माध्यमिक शिक्षा में रही हैं, बहुत धाकड़ अधिकारी, इस्तीफा। और यहाँ तक बात रुकी नहीं। विकास गोठलवाल, सीनियर आईएएस अफसर, छुट्टी पे गए हैं विदेश और भेज दिया है इस्तीफा। तो एक हफ्ते में यूपी कैडर के 3 आईएएस अफसरों ने इस्तीफा देकर पूरे कैडर में और पावर कॉरिडोर में सनसनी फैला दी है। यह अप्रत्याशित है और इसके पहले ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि एक हफ्ते के भीतर यूपी कैडर के 3 आईएएस अफसरों ने, वो भी प्रॉपर आईएएस अफसरों ने, इस्तीफा दे दिया हो। कारण क्या है इसके पीछे? क्या कोई तनाव है? क्या कोई और वजह है? या सरकार के साथ तालमेल का अभाव है? या फिर काम का माहौल नहीं है? या फिर इनके पास इससे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं? क्या है? पहली बात तो आईएएस में चयन होना ही बहुत बड़ी बात है। और आईएएस में नौकरी पाने के बाद इंसान को लगता है कि वो तो अब बहुत ऊपर की चीज़ हो गया, अपने को नेक्स्ट लेवल मानने लगता है। और उस नौकरी से इस्तीफा दे देना, ये अपने आप में थोड़ा आश्चर्य की बात है। लोग इस्तीफा देते हैं, कोई पॉलिटिक्स में जाता है, कोई सांसद बनता है, किसी को मिनिस्टर बनना होता है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि चुनाव के दौरान इस्तीफा दे दिया, इलेक्शन लड़े, सांसद विधायक बने, मंत्री बन गए। लेकिन जब चुनाव नहीं है, कोई राजनीतिक मसला नहीं है, कोई पॉलिटिकल यूटिलिटी नहीं है, उस दौरान 3 आईएएस इस्तीफा दे दें, बात तो थोड़ी सी खटकने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में खुलकर चर्चा कर ली जाए कि कारण क्या है। यूपी कैडर की गिनती देश भर में आईएएस और आईपीएस के मामले में रॉयल कैडर के तौर पे होती है, राजशाही। यहाँ आईएएस और आईपीएस बन गए तो ज़िंदगी बेहतरीन, पैर पड़ते हैं लोग और ताकत हमेशा रहती है, चाहे साइड में ही रही है। खुशामद करने वालों की कतार। और उस नौकरी से कोई इस्तीफा दे रहा है, और वो भी बिना किसी पॉलिटिकल रीजन के, तो बात तो चौंकाने वाली है। ये इत्तेफाक है या फिर कोई नाइत्तेफाकी है? इस बारे में आज खुलकर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई मामूली घटनाक्रम नहीं है। पावर कॉरिडोर, ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में ये बड़ी हलचल है। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं, और जो इंटरनल डिस्कशन है ब्यूरोक्रेट्स के बीच का, उसमें ये मसले को लेकर आग लगी हुई है। लेकिन खुलकर कोई नहीं बोल रहा है। तो खुलकर आज इस डिबेट में हम चर्चा करेंगे। आरएन श्रीवास्तव है मेरे साथ, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, आईएएस अधिकारी रहे हैं। विक्रम सिंह जी हैं, फॉर्मर डीजीपी, बहुत ही सीनियर आईपीएस अफसर रहे हैं। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हरिशंकर पांडे जी मेरे साथ मौजूद हैं, पीसीएस संघ के पूर्व अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं। और मनोज यादव काका, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। और केपी मलिक, बहुत ही जाने माने पत्रकार। और बीरेन्द्र सिंह जी। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत मैं आरएन श्रीवास्तव जी से करना चाहता हूँ। श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपका कि आपने कार्यक्रम में आने की सहमति प्रदान की। ये बताइए सर कि एक हफ्ते में 3 प्रॉपर आईएएस अफसरों ने श्रीवास्तव जी इस्तीफा दे दिया, क्यों?
मेरे विचार से तीनों के कारण अलग अलग हैं। पहला तो यह है कि कुछ यह हो सकता है कि जिन पदों पे ये अधिकारी तैनात थे, पहले 2 अधिकारी, वो बहुत महत्वपूर्ण पद नहीं थे और हो सकता है कि उनको ये लग रहा है कि उनकी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। भारत सरकार में या अन्य जगह में कई ऐसे पद हैं जहाँ पे संस्थाओं का महत्व बढ़ाने के लिए वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती कर दी जाती है। ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन संस्थाओं के महत्व, जैसे अगर किसी विभाग में कोई बहुत ही उच्च अधिकारी, कुछ वरिष्ठता का अधिकारी तैनात किया जाता है, तो फिर लोगों को लगता है कि साहब ये जो है संस्था वाकई महत्वपूर्ण होगी, जबकि ऐसा होता नहीं है और उनके लिए काम बहुत नहीं होता जी। इस कारण से उनमें एक असंतोष व्याप्त होता है अधिकारियों में, और वो देखते हैं कि साहब हमारी क्षमताओं का उपयोग नहीं हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि भाई अपना आराम से घर बैठो, अपना सर कारण साइड पोस्टिंग है या फिर कारण काम का माहौल नहीं है या फिर काम करने नहीं दिया जा रहा है या फिर कोई गंभीर अनबन? क्योंकि इस्तीफा आदमी तब देता है ना कोई ऐसी नौकरी से जब एकदम एक्सट्रीम चरम पे बात कोई आ जाती है, सर ऐसे नहीं देता कोई इस्तीफा। वो तीनों चीजें हैं। पहला, आपको या किसी भी व्यक्ति को जो सरकारी नौकरी में है तो उसको राजनीतिक आकाओं से सामंजस्य बढ़ाना होता है, स्थापित करना होता है। अगर वो नहीं हो पाता है तो फिर उनके लिए जो अधिकारी है उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है जी। और ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि जो ईमानदार मेहनती अधिकारी हैं उनके लिए थोड़ा सा ये दिक्कत होती है। कहीं पर थोड़ा सा अधिकारियों का और राजनीतिक आकाओं का गरूर भी थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि झुकना कोई नहीं चाहता, सामंजस्य कोई स्थापित नहीं करना चाहता, मैं सही तुम सही, इसी के चक्कर में ही। तो सर ये बताइए कि जो नए यंग आईएएस अफसर हैं उनके लिए किस तरह की नज़ीर प्रस्तुत की जा रही है? क्योंकि इस तरह से एक हफ्ते में 3 आईएएस इस्तीफा देंगे, जूनियर लोगों में मैसेज क्या जाएगा सर? जो जूनियर लोग हैं उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि वो अपना एजेंडा लेके आए हैं, तो ये तो उनको पता है कि इस नौकरी की क्या आवश्यकताएं हैं, और कहना नहीं चाहूँगा कि कई बार उससे ज़्यादा बढ़ के वो लोग काम करते हैं जी। तो इसलिए और ये मानना कि कॉरपोरेट सेक्टर में उनको नौकरी मिल जाएगी आसान नहीं है, जो कि सीधे इस नौकरी में आए हैं। सरकारी नौकरी का कार्य करने का तरीका दूसरा होता है, कॉरपोरेट सेक्टर में कार्य करने का दूसरा होता है। और जो यंग अधिकारी हैं ज़्यादातर कॉरपोरेट सेक्टर की मोटी नौकरियां छोड़ के आए हैं यहाँ पे। क्यों आए हैं यह तो उनको पता है अच्छी तरह, इसके बाद भी आए हैं। सर थोड़ा हम लोग को भी बता दो क्यों आते हैं सर ये लोग, क्या आवश्यकताएं जी? ये लोग आते क्यों मोटी मोटी नौकरी छोड़कर कम सैलरी की पे नौकरी करने सर? इसके बारे में तो मैं आज चर्चा नहीं करना चाहूँगा जी, क्योंकि विषय वस्तु दूसरी है। करेक्ट, लेकिन जानकारी में सभी के है कि वो नौकरी छोड़ के क्यों आते हैं। करेक्ट सर, ताकत सर, पावर। ठीक है, और आपने कई बार अपने माता पिताओं की भी इच्छा पूर्ति करने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसे मामले का उपभोग करने आते हैं सर। बहुत शुक्रिया आपका सर। विक्रम सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। विक्रम सिंह जी बहुत शुक्रिया और विशेष धन्यवाद कि आपने अपनी व्यस्तता में से थोड़ा समय अपनी पुरानी लॉबी के लिए निकाला। तो साहब हम लोग चिंता इस बात के लिए कर रहे हैं विक्रम सिंह जी, 3 प्रॉपर आईएएस इस्तीफा दे रहे हैं। रेणुका कुमार, ज्योतिका, विकास गोठलवाल, वो भी तीनों डायरेक्ट, और इस्तीफा 1 हफ्ते के भीतर। तो पावर कॉरिडोर हिल गया है लखनऊ में। कारण क्या लगता है सर आपको? ब्रजेश जी नमस्कार, सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। मेरा इसमें निवेदन ये होगा, मेरा जनरेशन जब सर्विस में आया था तो आईएएस और आईपीएस से ऊपर कोई सर्विस नहीं होती थी, और आज भी नहीं है। मैं मानता हूं आज भी नहीं है, लेकिन तब हमारे ज़माने में रिटायरमेंट के बाद लोग कहते थे कि उसके बाद पेंशन के आधार पर अपने खर्चे कम कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए, गोल्फ खेलिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, योगासन कीजिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं थे। इक्का दुक्का अफसरों को स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या कहीं किसी और कमीशन वगैरह में स्थान मिल जाता था 5 साल के लिए। अब ब्रजेश जी हालत ये है कि अगर बौद्धिक, ध्यान से सुने,
बौद्धिक और शारीरिक रूप से कोई विकलांग नहीं हुआ है। आप ये मान के चलिए कि 55 साल के बाद ऐसे अवसर आते हैं जो कि मुझको भी मिले हैं और मिल रहे हैं। तो उसमें पहले कहा जाता था कि पे माइनस पेंशन इक्वल टू, जो भी अंतर होता था पे और पेंशन में, अगर उतना मिल जाए, मसलन मैं डीजीपी के पद से रिटायर हुआ, मान लीजिए मेरी तनख्वाह 3 लाख थी और मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए जो कि मेरी पेंशन मिला करके 3 लाख हो जाए, तो कहते थे आप बड़े खुशकिस्मत हैं, आपका बिल्कुल जो एमोल्यूमेंट एज डीजीपी थे वही आज मिल रहे हैं। लेकिन अगर आज मैं कह दूं कि आपको कोई 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए महीने दे दे, तब आप क्या कहेंगे? और ऐसे एक उदाहरण नहीं है, जो लोग चिंतनशील हैं, मननशील हैं, जिन्होंने पठन पाठन में रुचि रखी है, जो प्रासंगिक हैं, उनको अवसरों की कमी नहीं। वो ये देख रहे हैं कि अब आईएएस में 2 या 3 साल बाकी है। यह हमारा इतना है, अमेरिका में है एक अधिकारी, वो ऑलरेडी स्कॉलरशिप में है, उन्हें अगर प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। कितने ऐसे उदाहरण हैं जो चाहते हैं कि यहाँ आईएएस का भी थोड़ा सा स्वाद ले लिया, अब विदेश में रह करके प्रोफेसर हो जाएं। लेकिन जो 55 साल या 50 साल से ऊपर, उनको दिखाई ये पड़ता कि बीआरएस लेके अगर 8-9 लाख के कितने एग्जाम्पल आईएएस के हैं। मैं भी किसी अधिकारी से मिला था, ये युवा अधिकारी हैं, लेकिन आज की तारीख में गूगल या फेसबुक में है, उनकी तनख्वाह 25 लाख महीने है और उसके अलावा फैसिलिटीज और हैं। लेकिन ऐसे अधिकारियों की संख्या बहुत बहुत, सर जिनकी बात कर रहे हैं, पहले उबर में गए थे सर, नौकरी छूट गई थी उनकी, फिर फेसबुक में लैंड किए हैं। अच्छा, हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर फेसबुक में है या उबर में थे, तो उनकी जो भी इमोल्यूमेंट्स होंगी, कदाचित वो 36 साल आईएएस में भी अगर रहते तो 1 साल 100 सोनार की 1 लोहार की, तो उबर का या फेसबुक में अगर है तो उसके कई गुना ज्यादा उनको। श्योर हैं कि लोग यहाँ सिर्फ तनख्वाह के लिए नौकरी करने आते हैं सर? देखिए, हर अधिकारी का गंतव्य और मानसिक दृष्टिकोण बिल्कुल अलग होता है। मेरा था, मुझे बहुत कुछ कहीं भी मिल सकता था, लेकिन मैं नहीं गया। और कई आने की नौकरी रिटायरमेंट के 2 महीने पहले कई मल्टीनेशनल्स हैं, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जो डीजीपी या प्रमुख सचिव रह चुका है या जो चीफ सेक्रेटरी रह गया, ब्रीफ केस लेकर के 9 बजे जाए और शाम के, वो इसके लिए नहीं बना है। क्योंकि जो भी जिंदगी की शान और शौकत, इज्जत थी, वो ले चुका है। इज्जत के साथ अगर कंसल्टेंसी या किताब की रॉयल्टी मिलती है, जरूर किताब की रॉयल्टी भी बहुत मिलती है, लेकिन रॉयल्टी ब्रजेश जी तब मिलेगी जब आपसे चाहेंगे कि ऐसे कोई गुप्त रहस्य आप बता दें शासन प्रशासन के, और उसमें नाटकीयता का पुट डालें जो कि सफेद झूठ होगा, तब आपको 1 करोड़ रॉयल्टी मिलेगी। अन्यथा आप 10,000 महीने के ऊपर आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। तो वो तमाम चीजें हैं, अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना अपने साथ समझौता करेंगे। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूं, मेरे पिताजी के टाइम में अवसर थे 0, मेरे टाइम में अवसर काफी थे, और आज तो अवसरों की भरमार है। लेकिन शायद ही ऐसा कोई आईएएस आईपीएस अफसर होगा जो सर्विस कंडीशंस को लेकर के वीआरएस दे रहा होगा, क्योंकि तमाम अवसर हैं जी। और राष्ट्रपति का जो पेचेक है वो तो आप जहां रहेंगे वहां आ ही जाएगा। करेक्ट है सर, बहुत शुक्रिया आपका। हरिशंकर पांडे जी मेरे साथ मौजूद हैं, पीसीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और यूपी सरकार में 38-39 साल काम किए हैं। बहुत शुक्रिया आपका पांडे जी, आपने समय निकाला। 1 हफ्ते में 3 आईएएस प्रॉपर इस्तीफा, बात क्या है? ब्रजेश जी, ऐसा है कि हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं। आप 2 बात बताओ और हमें आप थोड़ा समय दीजिए। पक्का दूंगा, क्योंकि अभी देखिए, अभी जो 2 हमारे आदरणीय वक्ताओं ने बात की है, उन्होंने इसकी पूंछ भी नहीं पकड़ पाए कि क्यों दे रहे हैं इस्तीफा। आप पकड़ो सींग, हम इसको बताओ पूरी बात। हम इसको खुल के बताना चाहते हैं। हाँ। क्योंकि बताने के लिए, सच्चाई उजागर करने के लिए भी आदमी को तैयार रहना चाहिए जी। आप और उसको बताना चाहिए। आप बताइए। देखिए, अपमान और जिस तरह से निरादर वरिष्ठ आईएएस अफसरों का किया जा रहा है और जिस तरह से उनको किनारे किया जाता है, और चंद आईएएस अफसर पूरी मलाई खा रहे हैं, जिसका उदाहरण हमारे आज हम उसका सबूत लेकर आए हैं। ज्यादा सबूत की जरूरत नहीं है, केवल आज का उल्टी गंगा बहा रहे हो। यहाँ मंत्री परेशान है, आईएएस नहीं, वही हम बताने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि वो परेशान है। नहीं, तो देखिए, ऐसा है कि वो कितने अफसर हैं, मुश्किल से 7 या 8 अफसर ऐसे हैं, 10 अफसर जिनके पास 10-10 विभागों के चार्ज हैं, 8 विभागों के चार्ज हैं, और वो दूसरे का हक छीन रहे हैं, अपमानित किया जा रहा है उन्हें। नए अफसरों को पोस्टिंग नहीं दी जाती है, वो एक्स्ट्रा चार्ज लेते जा रहे हैं। आज का अखबार बता रहा है, अमर उजाला का हम पूरा प्रिंट लेकर आए हुए हैं। क्या है उसमें? उसमें ये लिखा हुआ है कि एक विभाग है स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग में अमित मोहन प्रसाद एक हैं जो निहायत भ्रष्ट आदमी हैं,
उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की अनेक शिकायतें हैं। एविडेंस है आपके पास उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, लोकायुक्त में हैं। अच्छा और सुनिए, तब ठीक। आलोक कुमार हैं जो इसके पहले थे, खरीद की भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं। अनुराग श्रीवास्तव की बात सुनिए, भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं। ये लोग 5-5 साल से अपने पदों पर जमे हुए हैं और मंत्री को नहीं सुनते। आज का अखबार बता रहा है कि अमित मोहन प्रसाद ने मनमाने तरीके से तबादले किए और मंत्री ने कहा कि भाई हमें बता तो दो, एक्शन ले लें। तो उन्होंने कहा सब ठीक है। भूसरेड्डी का भी नाम बहुत है। भूसरेड्डी है उसमें, मनोज कुमार सिंह है जो एपीसी है। एपीसी को अच्छा आप देखिए, एपीसी की मैसेज भेजा जी। नहीं, एपीसी की हालत देखिए आप जरा, कि वही जांच कर रहे हैं उसमें पीडब्ल्यूडी के तबादलों की, और लिखते किस तरह से उस आदमी को दोषी बता रहे हैं जिसका अस्तित्व ही नहीं था। उनकी रिपोर्ट के पृष्ठ 18 के और 20 के पैरा में आप देखिए जो इसमें छपा हुआ था। आप बताइए, जो माहौल है उसमें कौन आदमी नौकरी करना चाहेगा? हम आपसे बता रहे हैं कि इतनी बुरी स्थिति यूपी के ब्यूरोक्रेसी की है जिसमें मंत्रियों को बर्बाद किया जा रहा है। क्या बात कर रहे हो? यहाँ तो एक अफसर मंत्री का फोन काट रहा था, मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तब जाके देखिए मंत्री ने इस्तीफा दिया, उसके बाद भी उसे कुछ नहीं मिला है। आप जरा उसका कार्य विभाजन देखिए, उसका आप जो उसकी बात कर रहे हैं खटिक की स्थिति यह है कि उनको, आदरणीय खटिक जी की स्थिति यह है कि उनको जो कार्य विभाजन मिला है उसमें पर्यवेक्षण का काम उन्हें दिया गया है, बाकी वो कुछ कर नहीं सकते। तो अगर ये हालत है तो कौन सा आईएएस अफसर ऐसा है स्वाभिमानी या जो जानकार है जो इसमें मौजूद रहना चाहेगा? उसके लिए अच्छा है कि वो वीआरएस ले ले। ये 3 जो आईएएस अफसर आ रहे हैं ये तीनों ईमानदार हैं और बहुत ही लगनशील हैं, और इनका आईएएस सेवा से त्यागपत्र देना ये खतरे की घंटी है। और हम आपको ये भी बता दें ब्रजेश जी कि ये न केवल तो हमारा नुकसान, एंगल ही चेंज कर दियो पांडे जी। नहीं, क्या चेंज कर दिया? जो सच्चाई बता रहे हैं तो एंगल कैसे चेंज हो गया? अरे बताओ मतलब आप देखिए एंगल की। मेरे ऊपर क्यों अकड़ रहे हो भैया? मैं तो पूछ रहा हूँ। आपके ऊपर अकड़ इसलिए रहे कि आप जो है उस चीज पर भी नहीं जा रहे हैं। तो बताओगे तब तो जाएंगे। हाँ, तो अब आप सुनिए, आकाशवाणी देखिए जो मंत्री होता है, भाई विक्रम सिंह जी नहीं बताए, श्रीवास्तव जी नहीं बताए, आप बता रहे हो तो बताओ। जिम्मेदार है विधायक के रूप में जनता के प्रति, मंत्रिमंडल जिम्मेदार है जनता के लिए, अपनी उसके लिए विधानसभा के प्रति जिम्मेदार है, और विधायक जिम्मेदार है जनता के लिए। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो है जिम्मेदार नहीं है, वो केवल जिम्मेदार हैं अपने बॉसेस के लिए। आज का दिन क्या है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तो पावरफुल हो गए हैं क्योंकि उनको कोई जिम्मेदारी नहीं है, और मंत्री को सब ब्यूरोक्रेट या चंद ब्यूरोक्रेट? चंद 9 और 10 है, जिनका नाम भी हम आपको बता दें, इसमें टीवी पे खुलासा होना चाहिए। अब आप देखिए कि नितिन रमेश गोकर्ण है एक, अब गगरी फोड़ ही दो। ये आवास, अब देखिए आवास जैसा बड़ा विभाग तो संभाल नहीं पा रहे थे, पहले पीडब्ल्यूडी में थे, अब आवास है, वाणिज्य कर है और 2-3 है इनको मिला हुआ है। अनुराग श्रीवास्तव नमामि गंगे में खुला भ्रष्टाचार किया इन्होंने, इनके खिलाफ शिकायत जो है लोकायुक्त के यहाँ पेंडिंग है, नोटिस जारी हो चुकी है। इनके खिलाफ पूरा जल निगम लामबंद होकर के प्रदर्शन कर चुका है, लेकिन ये अपने पद से नहीं हटे। मंत्री हट गया, महेंद्र सिंह मंत्री हटा दिए गए और उसकी जगह स्वतंत्र देव सिंह आ गए, परंतु अनुराग श्रीवास्तव को हटाने की हिम्मत नहीं किसी में। आखिर कौन लोग हैं जो इनको प्रोटेक्ट किए हुए हैं? और अगर ये नहीं हटाए जाते हैं तो फिर जनता को क्या रिलीफ मिलेगी जब मंत्री को नहीं मिल रही? तात्पर्य यह है कि बस चंद अफसर हैं जो ठीक ठाक पोजीशन पे हैं, बाकी आउटर ऑर्बिट पे बड़ी खराब हालत में। इतनी खराब हालत है कि उनको गाड़ी नहीं मिली है। क्या बात कर रहे हैं? अरे और क्या, आप जाके देखिए ऐसा कैसे? देखिए गाड़ी भी जो मिलती है सचिव को, यहाँ पे हमारे आदरणीय आर.एन. श्रीवास्तव साहब बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि सचिव को या प्रमुख सचिव को अगर मान लीजिए एक गाड़ी है, एक ही गाड़ी अनुमन्य होती है, तो विशेष सचिव कैसे चलेगा? विशेष सचिव को कोई गाड़ी अनुमन्य नहीं है, तो टेम्पो जाए, वो टेम्पो से जाए। लेकिन कोई विशेष सचिव अगर उस सरकार के नजदीक है तो 4 गाड़ी रखे हुए है। मैं तो विशेष सचिव रहा हूं, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं रही क्योंकि हम राष्ट्रीय एकीकरण में थे, सामान्य प्रशासन में थे, तो बैंकिंग में थे, हम अपनी फिएट से चलते थे, हमें कोई शिकायत नहीं थी। क्यों? हमने जो है नियम के हिसाब से चलने की कोशिश की थी। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आप वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के साथ ये दुर्व्यवहार। मनोज काका मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी बहुत शुक्रिया आपका। एक हफ्ते में 3 इस्तीफे,
और ये पांडे जी तो अलग ही स्टोरी सुना रहे हैं। देखिए, कार्यपालिका के वरिष्ठ साथी लोग और वरिष्ठ लोग बैठे हैं जो इस उत्तर प्रदेश के बड़े पदों पर आसीन रहे हैं, चाहे विक्रम सिंह जी रहे हों, चाहे आर एन श्रीवास्तव जी रहे हों। सवाल ये है कि अब आईएएस लोग भी मेरे ख्याल से ये सोचते होंगे कि पहले यूपीएससी के थ्रू आईएएस का सिलेक्शन होता था प्रतिभा के आधार पर, अब उसमें लेटरल एंट्री होने लगी है। और आप उत्तर प्रदेश के अगर संदर्भ में बात करें तो जैसा कि पूर्व में इन्होंने बताया कि एक अमित मोहन प्रसाद जी, अब वो स्वास्थ्य मंत्री की ही अपने बात नहीं सुनते हैं। पीडब्ल्यूडी में इतने बड़े भ्रष्टाचार हुए, आपने देखा, पूरे देश ने देखा, कितने करोड़ों रुपए के लेन देन हुए, लेकिन उसके प्रमुख सचिव नहीं हटाए गए। अभी उत्तर प्रदेश के अगर आप कार्यपालिका में अगर ब्यूरोक्रेट्स की बात कर लें तो हर जगह देखा जाता है कि 2 ही ब्यूरोक्रेट्स है जो पूरा उत्तर प्रदेश को चला रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आ गए और उस समय तक जो लोगों में बात हुई वो मुख्यमंत्री तक को इसको पता नहीं चला कि उनके मुख्य सचिव कौन बन गए। तो इस तरह से जब सामंजस्य नहीं है, जब कार्यपालिका और विधायिका में इतना सामंजस्य नहीं हो कि एक दलित वर्ग के मिनिस्टर ने यह कहा हो कि मेरी बात इसलिए नहीं सुनी जाती कि मैं एक दलित वर्ग से आता हूं। दिनेश खटीक का लेटर किसने नहीं देखा? तो मैं समझता हूं, तो जब इतने मनमाना है आईएएस अफसर यहाँ पे, तो फिर इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? नहीं, देखिए, उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसा आर एन श्रीवास्तव जी ने कहा और जैसा विक्रम सिंह जी ने कहा कि एक कारण नहीं हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो पांडे जी स्टोरी सुना रहे हैं, जो पांडे जी की अपनी अलग स्टोरी है, वो ठीक बात कह रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में जो आईएएस का जो सिलेक्शन हो रहा है, जो पोस्ट दिए जा रहे हैं, वो कहीं भी बहुत सारे अच्छे कैलिबर के आज आईएएस अफसर हैं जो किनारे लगाए गए हैं। वो इसलिए कि इस सरकार के जाति और उनकी जो मानसिकता है उसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो जब आप प्रतिभाओं का जो चयन है वो उनके कैलिबर और उनके गुण दोष के आधार पर नहीं, बल्कि जाति के आधार पर, उनके सरकार में क्या कनेक्शन है, इस आधार पर करेंगे, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जो अच्छे प्रतिभावान लोग होंगे, इसमें जाति वाला तो कोई एंगल है नहीं। अरे बहुत सारे जातिवादी एंगल हैं साहब। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में कितने दलित और पिछड़े वर्ग के आईएएस और आईएफपीएस को कहां रखा गया है, आपको देखना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के थाने से लेकर तहसील से लेकर के और जिलों में मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोगों में कितने कैलिबर आ गए हैं, और जो और कैलिबर के क्षमतावान लोग हैं जो उनकी जाति से नहीं आते हैं वो कहां लगाए गए हैं। अभी पूर्व की सरकार में जो अच्छे अफसर थे, जिनको मैं समझता हूं कि पीएमओ तक ने सराहा, उनको आज कहां रखा गया है, ये आप भी जान रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है। तो जब आप प्रतिभाओं का चयन उनके क्षमता के अनुसार या उनकी जो कार्य करने की पद्धति है उसके अनुरूप नहीं, बल्कि जाति और सरकार के समर्थन के आधार पर करेंगे, तो कुछ जो क्षमतावान और प्रतिभावान लोग होंगे वो निश्चित रूप से पलायन कर जाएंगे। और अब ये सरकार चाह ही रही है कि आप लेटरल एंट्री से जिसको चाहेगी उसकी एंट्री करा दी, आईएएसओं की क्या जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। केपी मलिक जी को मैं आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश के मामलों में बड़ी रुचि रखते हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। 1 हफ्ता 3 आईएएस का इस्तीफा और कारण की तलाश करने के लिए आज डिबेट बैठाई है, तो डिबेट में कुछ कंट्रास्ट टाइप की चीज़ निकल के सामने आई, आपका क्या मत है? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से श्रीवास्तव जी और विक्रम जी ने टिप्पणी की है, उनकी बड़ी सदी हुई टिप्पणी है, और मुझे लगता है आज वो रिटायर होने के बाद भी उस औरे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं जो एक आईएएस का एक नौकरशाह का होता है। लेकिन पांडे जी ने थोड़ी सी पूंछ ऐंठने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक वो वहाँ तक पहुँचे हैं। मैं आपको लखनऊ से दिल्ली लाना चाहता हूँ, आप थोड़ा नज़र डालिए मोदी जी की कैबिनेट पे, और मोदी जी की कैबिनेट में महत्वपूर्ण मंत्रालय देखिए। आज आप जो है हरदीप पुरी जी के मंत्रालय देखिए, 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय, पेट्रोल और शहरी विकास मंत्रालय। अश्वनी वैष्णव जी को देखिए, रेल मंत्रालय और संचार मंत्रालय। आप जो है आर.के. सिंह जी को देखिए, पूर्व गृह सचिव थे देश के, आज वो 10 साल से लगातार पावर का एंजॉय कर रहे हैं, पावर मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं। और दूसरा, मैं एक चीज और आपको नहीं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पक्ष और विपक्ष में यशवंत सिन्हा जी ने प्रदर्शन किया है कि वाजपेयी गवर्नमेंट में वो वित्त मंत्री थे और आज वो विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, और उनका बेटा आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। तो ये जो है ये जताता है कि किस प्रकार से नौकरशाही क्या कर रही। एक पक्ष तो ये हो गया, दूसरा पक्ष ये है ब्रजेश जी इसका, अगर आप देखेंगे
मुझे लखनऊ का तो बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं दिल्ली में रहता हूं, लेकिन कल भी मैं 2 आईएएस के साथ में, बहुत सीनियर आईएएस, और उनमें से तो एक उत्तर प्रदेश के ही थे। उनका इम्प्लीमेंट हो गया है सेक्रेटरी का, लेकिन उनको सेक्रेटरी कहीं बनाया नहीं गया अभी। तो क्योंकि सरकार को कोई उनके लायक जगह अभी मिल नहीं रही है, इसलिए उनको एडिशनल सेक्रेटरी का ही चार्ज दिया गया है। तो कुछ जो सेक्रेटरी दिल्ली में बैठे हुए हैं उनकी कोई महत्ता नहीं है, कुछ जो नौकर साहब बैठे हैं वो मंत्री की भी नहीं सुन रहे हैं। एक स्थिति यह है कि ओएसडी फोन करता है सेक्रेटरी साहब को कि मैडम मंत्री जी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं कुछ फाइलों पे, तो सेक्रेटरी कहती हैं कि मुझे पीएमओ ने 2 दिन का काम दिया, मेरे पास 2 दिन की फुर्सत नहीं, मंत्री जी को बोलिए अगर उनको बहुत जरूरी है तो वो पीएमओ बात कर लें। अब बताइए कौन से मंत्री की औकात है कि वो पीएमओ बात कर ले और कहे कि मैं आइए सेक्रेटरी डिस्कसन करें। तो ये 2 पहलू इस प्रकार के बने हुए हैं। और ब्रजेश जी, इसमें कोई नई बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये कांग्रेस के जमाने से हुआ है। कई सारे ब्यूरोक्रेट उसमें आए, आपके सामने हैं। अजीत जोगी एक कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक बने, मणिशंकर अय्यर है, अरविंद केजरीवाल पहले नौकरशाह थे, आज वो मुख्यमंत्री हैं। तो इससे एक मैसेज एक जाता है नौकरशाही में कि नौकरशाही में एक चीज और होती है कि नेता की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती नहीं है, फाइल पे साइन ऑफिसर के होते हैं। पर सर, और ये जो 3 इस्तीफे हुए हैं ज्यादा करता है, नौकरशाह इसमें रिस्क टेकिंग फैक्टर कम है सर। इसमें समझ में नहीं आ रहा कि भाई अगर ये चुनाव होता, टिकट पाए होते, चुनाव लड़े होते तो समझ में आता। इसमें अगर ब्रजेश जी आप देखेंगे जो 3 इस्तीफे हुए हैं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश से जो महिला आईएएस दिल्ली आई थी वो बहुत कंफर्टेबल दिल्ली में नहीं थी। उनके ऊपर इस तरह के भी आरोप चुपचाप राजनीतिक गलियारों में और दूसरी जगह लगाए जा रहे हैं कि वो योगी जी के खेमे की थी और वो दिल्ली के मोदी जी के और अमित शाह जी के खेमे में कैसे सेट होंगी, तो वो यहाँ सेट नहीं हो पाई हैं, तो उनको वापस भेजा गया। तो वो इससे कहीं ना कहीं अब परेशान होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे ज़्यादा जानकारी इस मामले में मुझे नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आपके सामने चुनाव से पहले जिन लोगों ने इस्तीफे दिए थे 2 महत्वपूर्ण पदों पर थे, एक इस्तीफा कानपुर से हुआ था और एक ईडी से दिल्ली से हुआ था, और चंद दिनों के बाद ही उनको टिकट मिल गया और आज वो विधायक एक मिनिस्टर और एक एमएलए। तो ये देखिए, और मैं एक चीज और यहाँ पे ब्रजेश जी मैं एक चीज और यहाँ बताना चाहता हूँ कि 2012 में चुनाव आयोग ने एक ऐसी सिफारिश की थी सरकार को कि कोई भी नौकरशाह अगर राजनीति में आता है तो कम से कम उसको 2 साल का एक ब्रेक होना चाहिए। तुरंत कोई आदमी आ जाए तो वो फाइल धूल फांक रही है, उसको कोई विचार नहीं हुआ। जो लोक आयुक्त की आप बात कर रहे हैं, लोक आयुक्त में कितने इस तरह के फैसले हो रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बीरेन्द्र सिंह जी भी आ गए हैं डिबेट में। भाई बीरेन्द्र जी, आप तो पावर कॉरिडोर के में बहुत रहते हो और बहुत चीज़ें कोई खबर भी आपको रहती है। मसला बताइए कि 1 हफ्ते में 3 आईएएस अगर यूपी कैडर के इस्तीफा दे देते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मीडिया में भी मैं देखता हूं कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ की चर्चा नहीं हुई। कारण क्या है कि ये 3 लोग एक साथ इस्तीफा दे दिए हफ्ते भर में? देखिए, ये इस्तीफा बताता है कि कुछ अफसरों में रीढ़ की हड्डी बची हुई है, बाकी में तो काफ़ी गल गई है। जो थोड़े बहुत अफसर हैं 2-4% उनके अंदर बची थी, उन्होंने इस्तीफा देके अपना रास्ता किनारे लिया। रेणुका कुमार 30 जून को गई थी उत्तर प्रदेश से, 1 साल वो केंद्र में रह पाई और वहाँ मामला बना नहीं और उनको इस्तीफा देना पड़ गया, वापस भेज दिया। अभी उनकी नौकरी 1 साल बची है। उनके पति भी केंद्र सरकार में पंचायती राज विभाग में सचिव हैं, लेकिन और ज्योतिका पाटणकर का आप देखिए, उनकी नौकरी अभी 3 साल है, 24 तक है, और उनको रखा है केंद्रीय सूचना आयोग में सचिव बनाकर, वहाँ कोई काम नहीं था। गोठलवाल का मामला ये जरूर है कि वो लीव पर थे और शायद कहीं विदेश में, फिर क्योंकि उनकी नौकरी अभी 18 साल बची है, 16 साल, 2038 में उनका रिटायरमेंट है, तो वो कोई ना कोई नौकरी तो करेंगे जरूर, ऐसे खाली तो बैठे नहीं रहेंगे। अब बात आती है यूपी की ब्यूरोक्रेसी की, बहुत बड़ी है, समुद्र की तरह है। 2-4 लोटा अगर पानी निकल जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ब्यूरोक्रेसी में एक चीज़ हमेशा रही कि भाई उनकी शान और शौकत में कोई कमी ना आवे, चाहे खजाने पर चाहे जितना बोझ पड़े। तो सेवक के तौर पर भर्ती होने वाले लोग मालिकों को भी पीछे छोड़ देते हैं व्यवस्था में। और जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई
तब से ब्यूरोक्रेसी और बेखौफ हो गई और कई मामलों में उसने मंत्रियों को भी पीछे छोड़ दिया। पहले अपने यहाँ कहा जाता था, एक साहित्यकार ने कहा कि तुमहू लूटो हमहू लूटी, लूटे के आज़ादी बा, और सबसे ज़्यादा वही लूटी जकरे तन पे खादी बा। लेकिन अब खादी वाले तरस रहे हैं और ये इधर मलाई काट रहे हैं। ये भी एक चेहरा ब्यूरोक्रेसी का है। जब इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, 500 से ज़्यादा अफसर है उत्तर प्रदेश में, तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे इसमें ईमानदार हैं, बहुत सारे बहुत बेईमान हैं, बहुत सारे लोग झुक जाते हैं, पैर भी छू सकते हैं, गिर जाते हैं राजनीतिक नेताओं के सामने। लेकिन जब ब्यूरोक्रेसी ये बात जान गई कि मंत्री हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो पीडब्ल्यूडी से लेके स्वास्थ्य विभाग से लेके ऐसे तबादलों के भ्रष्टाचार ऐसे ही उजागर होते हैं और मंत्रियों के चिल्लाने के बाद भी उन पर कार्रवाइयां नहीं होती हैं। आप ये देखिए कि आजकल उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में एक चर्चा है एसपीजी प्रोटेक्शन की। जिसके पास एसपीजी प्रोटेक्शन है वो लंबे समय तक नौकरी करेगा, वो लंबे समय तक मलाई खाएगा, अच्छे पद पाएगा, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर रहेगा, 4-5 विभाग एक साथ भी पा सकता है। ये एसपीजी प्रोटेक्शन हम लोग समझते थे दिल्ली में प्रधानमंत्री को मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यहाँ एक अलग तरह की ये सुरक्षा है। सब आईएएस अफसर जानते हैं कि ये कौन सा प्रोटेक्शन है और कहते हैं भाई कि वीरेंद्र जी आप लाजवाब हैं भाई, वाह। कहते हैं कि हर आदमी बेईमानी की तलाश में है। पांडे जी तो पूंछ पकड़ रहे थे, आपने तो सींग ही पकड़ ली डायरेक्ट। और हर आदमी ये चिल्लाता है कि बहुत बेईमानी है। हमारे समाज में हर आदमी को बेईमानी की जरूरत भी है और वही शोर भी मचाएगा कि बेईमानी बहुत ज्यादा हो रही है। अब आप देखिए कि राजस्व परिषद में कितनी लंबी लंबी सजा काट रहे हैं अफसर, 5 साल 6 साल, लोगों की सजा खत्म ही नहीं हो रही है, उनका कैरियर खत्म हो जा रहा है जी। सचिवालय में तमाम ऐसे विभाग हैं जहां पर 5-5 साल से आईएएस अफसर तैनात है, उनका कैरियर खत्म हो रहा है। अरे आईएएस अफसरों की एक जो जेल है एपीसी शाखा, ब्रजेश जी, 20 आईएएस अफसरों की साथ साथ जो उम्र के जो नौकरी के अंतिम पड़ाव में है, भाषा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, एकीकरण विभाग, ये सब कहा जाए तो डंपिंग यार्ड है। वहां लाकर ढकेल दिया गया और फिर कोई 5-5 10-10 साल नहीं पूछ रहा है। क्या गजब विचित्र स्थिति है, किस मनोदशा से लोग जी रहे हैं, किस पर ये भी तो काबिलियत है कि एक अफसर 16-16 10-10 विभाग का चार्ज है। अब पांडे जी को जलन हो रही है, इस कारण ये चिल्ला रहे हैं, और कोई बात थोड़ी है। पांडे जी ने बहुत सारी बातें साफ कही वो रहे हैं। देखिए मलाई, ये तो ईर्ष्यालु हैं, दूसरे के देख के ईर्ष्या कर रहे हैं। ये पांडे जी ईर्ष्यालु नहीं है। एक साहित्यकार ने लिखा है कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, और रंज अफसर को बहुत रहता है मगर आराम के साथ जी। तो उनको अपनी कोई सुविधा में कोई कमी ना आवे। अगर उनकी पोस्टिंग खराब हो गई तब आप देखिए 5 चार्ज वाले भी कैसे नाक रगड़ते हैं, कोई गली कूचा बचता नहीं है जी। आज ब्रजेश जी नाग पंचमी है, आज तो सांप को भी दूध पिलाया जाता है। बहुत खतरनाक। बहुत सारे आस्तीन में भी सांप बैठे रहते हैं, आज उनको भी बड़ी शुभकामना है इस नाग पंचमी की। आजकल गाड़ी में पीछे की सीट पे भी सांप मिलते हैं, बहुत सावधानी की जरूरत है। इस ब्यूरोक्रेसी के तमाम सारे सांप, गोजर, बिच्छू, आज उनका भी सम्मान होना चाहिए जी। तो पांडे जी ने वही किया है। आप देखिए कि कोई भी सरकार हो, 4-5 आईएएस अफसर ही चलाते हैं, बाकी तो सब आईएएस अफसर अपनी किस्मत को कोसते घूमते हैं। जब मंत्री लिख दिया कि हमारा प्रमुख सचिव फोन नहीं उठाता, हमको बैठक में नहीं बुलाता, जानकारी नहीं देता, वो प्रमुख सचिव बने हुए हैं अपने पदों पर, डिप्टी सीएम लिख दे रहा है। तो आप देखिए जी, जो 4-6 लोग हैं, चाहे भूस रेड्डी हो, चाहे देवराज हो, चाहे सचिवालय में 2-4 नाम हैं, यही सब अपना सरकार है, बाकी तो सब चीज़ें आ जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अब बीजेपी सरकार में लोगों को इससे बढ़िया अफसरों को मौका कहाँ मिलेगा, जहाँ नेता से ज़्यादा अफसर का महत्व हो। ब्रजेश जी कंक्लूड करें जी।
गिरने के बड़े फायदे हैं। एक साहित्यकार ने लिखा है, पतन से न मोच आती है न फ्रैक्चर होता है। कितने ही लोगों को मैंने कितने ही क्षेत्रों में गिरते देखा है, जो मौका देखकर कुछ लोग तो एकदम आड़े हो जाते हैं, न उन्हें मोच आती है न उनकी हड्डी टूटती है, सिर्फ धूल लग जाती है, और वह धूल सिर्फ कपड़ों पर लगती है, आत्मा पर नहीं लगती। इसी का नाम ब्यूरोक्रेसी है। बहरहाल जी, अदम गोडवी साहब ने लिखा है, सुनिएगा, कि जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। और जो बदल सकती है इस दुनिया के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। जल रहा है देश और बहला रही है कौम को, और किस तरह अश्लील है कविता की भाषा देखिए। और मत्स्यगंधा फिर कोई होगी किसी ऋषि का शिकार, दूर तक फैला हुआ है गहरा कुहासा देखिए। बहुत शुक्रिया बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहन भाइयों, कू ऐप पर हमने आज की परिचर्चा को लेकर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि यूपी कैडर के आईएएस एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं, वीआरएस ले रहे हैं, समय से पहले नौकरी छोड़ने की वजह क्या हो सकती है। अभिनव त्रिपाठी लिखते हैं कि अफसरों को यूपी में काम करने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन शासन में किसी को मनमानी करने की स्वीकार्यता नहीं है। विवेक शर्मा लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि यूपी की ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही अंदर सामंजस्य की कुछ कमी है। हरीशचंद्र श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, क्या कारण है कि एक हफ्ते के अंदर आपकी सरकार में 3 आईएएस अफसरों ने इस्तीफा दे दिया? क्यों, कारण? ब्रजेश जी, जैसा कि खबरों में आया था कि विकास गोठनवाल स्टडी लीव पे देश से बाहर हैं और उन्होंने वीआरएस मांगा है। रेणुका कुमार जी भी सीनियर अफसर हैं, केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थी, और ज्योतिका पाटकर जी के बारे में आया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग कई बार लोग अपने निजी कारणों से वीआरएस लेते हैं, और जबकि मुझे लगता है सेवानिवृत्ति काल भी नज़दीकी होगा इन लोगों का। विकास सरकार के भीतर ऐसा तो नहीं कि कुछ तालमेल की कमी हो और कुछ चंद अफसर ही गवर्नमेंट चला रहे हो और बाकियों को साइड में रखा गया हो, इस कारण भी हो सकता है? अब मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि अनेक फोरम हैं ब्यूरोक्रेसी में भी और सरकार में भी। लोग अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक सीधे कह सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, एसीएस अपॉइंटमेंट हैं। तो अगर कहीं किसी को कोई बात लगती है तो उनके ही अपने ही फोरम है, उनका अपना। तो आपको ये सामान्य बात लगती है कि एक हफ्ते में 3 आईएएस वो भी प्रॉपर आईएएस इस्तीफा दे रहे हैं? नहीं, मे बी कोइंसिडेंस की एक हफ्ते में दिया हो, लेकिन जैसा कि मुझे लगता है रेणुका कुमार जी भी सीनियर अफसरों में हैं और उनका रिटायरमेंट भी 1-2 साल होगा। साहब, कोई सेक्रेटरी से यूं ही नहीं छोड़ता है। केंद्र में सचिव बनना लेकिन बहुत बड़ी बात होती है, ड्रीम होता है साहब। आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नौकरी ऐसे ही कोई थोड़ी छोड़ देता है। बिल्कुल वो भी आईएएस की, वो भी केंद्र में सेक्रेटरी। नहीं ब्रजेश जी, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, लेकिन आजकल लोगों को प्राइवेट और एमएनसी सेक्टर में बहुत लिक्रेटिव स्थान मिल रहे हैं। कई बार लोग, अब जब तक ये लोग खुद रिवील न करें कोई क्या फैक्ट है, क्या उनकी, और एक अफसर तो विदेश में बैठा, उसने विदेश से इस्तीफा भेज दिया। हाँ, तो मैंने कहा ना कि विकास गोठनवाल तो स्टडी लीव पे बाहर हैं। शुक्रिया आपका। श्रीवास्तव जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ मौजूद है। श्रीवास्तव जी, कुछ डिबेट में ये भी आया कि अफसरों के साथ व्यवहार ठीक नहीं हो रहा और कुछ चुनिंदा अफसर ही कंट्रोल अपने हाथ में लिए हुए हैं और बाकी बेकार बैठे हैं, बेकाम बैठे हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यह तो शुरू से होता आया है। शुरू से ही सरकार के चहेते कुछ अफसर रहते हैं, और आश्चर्य की बात यह है कि कोई भी सरकार हो वो उनके चाहते बने रहते हैं। जो मेहनती, ईमानदार और लॉबिंग नहीं करते हैं, तो उनकी याद सरकार को तब आती है जब कोई मुश्किल फंसती है, जब कोई दिक्कत होती है। जी।
अन्यथा वही चुनिंदा चहेते अफसर वही काम करते रहते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। ये भी होता है कि एक सरकार के जो कुछ अफसर हैं, जब अगली पार्टी सरकार में आती है तो उनको किनारे कर देती है। अब ये जो 3 मसले हैं, इनके तीनों के कारण अलग अलग। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि सचिव बनना भारत सरकार में बड़ी बात होती है, लेकिन दायित्व भी तो उसी अनुरूप मिलना चाहिए। अगर दायित्व उस अनुरूप नहीं है, अब उदाहरण के तौर पे जैसे सुश्री ज्योतिका पातणकर जी की बात लें, वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में सेक्रेटरी थी। अब यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग जो उससे कहीं बड़ी संस्था है, उसका सेक्रेटरी तो एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का होता है। सीआईसी में कोई नेता नहीं है, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, सब उसमें रिटायर्ड अधिकारी हैं और उसमें कोई ऐसा विशेष काम भी नहीं है। और वहाँ पे आपने एक सचिव स्तर के अधिकारी को तैनात करके उसकी क्षमताओं का उपयोग नहीं किया, तो इसलिए फिर वो क्या करेंगे। अच्छा, ये भी देखा गया है कि जो ईमानदार मेहनती लोग हैं वो लॉबिंग नहीं कर पाते तो उनको नहीं मिलता। इसमें महिलाओं को कुछ संवेदनशील तैनातियाँ नहीं दी जाती, माना जाता है कि साहब ये इनको रुचि नहीं है जी। अब जैसे आर्थिक मंत्रालय जो कहे जाते हैं, उसमें महिलाओं को बहुत कम तैनाती दी जाती है। जो रेगुलेटरी किस्म के विभाग हैं, जैसे सर आर्थिक है सर, होम मिनिस्ट्री है सर, रेगुलेशन ज़्यादा है, यूपी में होम डिपार्टमेंट है सर, यहाँ पर तो महिलाओं को देखना नहीं चाहते, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है। महिलाओं का तो मसला ही अलग है सर, उनको तो पोस्टिंग वोस्टिंग देना में मतलब सबकी जान निकलती है, कोई सी की सरकार हो। अब ये जो पोस्टिंग को लेके ये बहुत ही, उसके लिए शब्द का इस्तेमाल करना चाहूँगा, बहुत ही सब्जेक्टिव होती है। और जो हमारे व्यवस्था में जो कैबिनेट सिस्टम है, उसमें केंद्र सरकार में तो माननीय प्रधानमंत्री जी सर्वोपरि होते हैं और यहाँ पे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वोपरि होते हैं जी। तो इसलिए उनकी इच्छाओं का, उनके आदेशों का बहुत शुक्रिया सर। मैं विक्रम सिंह जी को परिचर्चा में आमंत्रित करता हूँ। विक्रम सिंह जी, ऐसा मैं देख रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ कि 90s के बाद की जितनी सरकारें आईं, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में, वो चंद अफसर, अब पता नहीं उनके पास कौन सी ऐसी मैग्नेटिक, सुपर मैग्नेटिक फील्ड तैयार करते हैं, सरकार को कंट्रोल में ले लेते हैं। किसी की भी हो, कितना ताकतवर नेता हो, कंट्रोल कुछ लोग करते हैं। वो सेट ऑफ ऑफिसर्स होता है, वो इस सरकार के साथ आते हैं और उस सरकार के साथ जाते हैं। सर आपकी आवाज म्यूट है सर, अपना वो अनम्यूट कर लें सर। आप ठीक कह रहे हैं ब्रिजेश जी, ऐसे अफसर और ऐसे पौधों को सदाबहार एवरग्रीन कहा जाता है, लेकिन उनकी संख्या 0.5% भी नहीं है। लेकिन अभी तक जो भी डिबेट हुआ है वो ट्रांसफर, पोस्टिंग और हमारी जो सामान्य सुविधाएं हैं जैसे कार्यालय या कार आदि, उसको लेकर के हुई है। वो ठीक है, महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसी महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई अपना स्वाभिमान दांव पे लगा देगा। RN श्रीवास्तव साहब मौजूद हैं, हमारे गृह सचिव रहे हैं, उनको मालूम है बिना मेरी किसी त्रुटि के 4 साल मेरे लिए खास जगह ढूंढी गई थी और उस जगह पे मैं 4 साल रहा। जबकि अब मैं कह दूं साहब मेरे साथ तो बड़ा अन्याय हुआ। मेरा कोई क्लेम या मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं एक जगह रहूंगा या बी रहूंगा या सी जगह। थोड़ा बता दीजिए सर ताकि हम लोग प्रेजेंट हाँ मैं बता देता हूं। हाँ, इंटर स्टेट बॉर्डर पुलिस फोर्स वो बनाई ही इसीलिए गई थी कि उसको कहा जाता था पुलिस की उप संस्कृति में साइबेरिया यानी कोल्ड स्टोरेज। सिपाही से लेके ADG तक जो अप्रासंगिक समझा जाता था उसको वहां रखा जाता था। मैं समझता हूं जितना मैंने स्वाध्याय और शरीर सौष्ठव करके मैंने स्वाध्याय करके अपने को वहां निखारा, आपको तो अवसर देख रहा है। RN श्रीवास्तव साहब जानते हैं कभी मेरे चेहरे पे शिकन, मैंने कभी पोस्टिंग के लिए कहा। आप समझते हैं कि अगर मैंने, अब मैं बता और सब बातें दूं कि अगर मैंने स्वर्गीय अमर सिंह के ऊपर पोटा लगाने की कोशिश की, इतना बड़ा मैं मूर्ख नहीं हूं। क्या मैंने सम्मानीय नेताजी के ऊपर पोटा या टाडा लगाने की कोशिश की, इतना बड़ा मैं मूर्ख नहीं हूं। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत कि श्री विक्रम सिंह जी ने आपके ऊपर पोटा और टाडा लगाया था, तो मुझे 4 साल के लिए तथाकथित साइबेरिया। लेकिन मैंने तो यहां तक कहा कि आप जहां कोई न जाना चाहे, जहां मरणोपरांत वीर पदक मिल सके वहां भेजे, तब तो मैं जानूं। ये कुछ भी नहीं, यहां तो कम से कम बाकी सब चीजें हैं। लेकिन
हम इतने बड़े याचक और इतने हल्के और कमजोर नहीं हैं कि पोस्टिंग को लेके हम छुई मुई हम मुरझा जाएंगे। कम से कम जो स्टील फ्रेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उससे ये उम्मीद की जाती है कि पोस्टिंग गाड़ी और दफ्तर की साज सज्जा से ऊपर उठे। और आपके पास IAS IPS हो गए, क्या आप अपने 8-10 घंटे का समय प्रबंधन नहीं कर सकते? क्या स्वाध्याय नहीं कर सकते? क्या व्याख्यान नहीं दे सकते? मैंने जो उस 4 साल में RN श्रीवास्तव साहब को मालूम है जो लेक्चर सर्किट तैयार किया, आज भारत की ऐसी शायद ही कोई शीर्ष यूनिवर्सिटी जहां मैं गेस्ट फैकल्टी में नहीं हूं। मैंने अपनी डॉक्टरेट पूरी की और अपने पेपर्स, रिसर्च पेपर्स भेजे, और आज मैं एक यूनिवर्सिटी में चांसलर हूं। तो हर चीज में एक अच्छाई भी छुपी रहती है, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत सुंदर। और विजय जी एक चीज और मैं फिर कहना चाहूंगा, मेरे नेताजी से बड़े भाई छोटे भाई का संबंध है, अखिलेश से भतीजे और चचा का संबंध है, अमर सिंह नहीं रहे, लेकिन ये ईश्वर साक्षी जो मैंने कभी पोटाए टाटा लगाने की सोची करना छोड़ दे। लेकिन एक मिथ्या आरोप के चलते एक नारदों के एक समूह ने, RN श्रीवास्तव साहब बेहतर जानते हैं, लगा दिया। लेकिन वो नारद अफसर थे या नेता थे? सब अफसर थे। IAS थे, IPS थे? दोनों। अच्छा, दोनों थे। पांडे जी अब आपकी बारी है। अब देखिए, विक्रम सिंह साहब ने बिल्कुल हमारी बात की पुष्टि कर दी कि कुछ नारद अफसर हैं जो किस तरह से किसी का स्वाभिमान या उसका आत्मबल तोड़ने की कोशिश करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है कि विक्रम सिंह साहब के अंदर आत्मबल था, लेकिन हर आदमी विक्रम सिंह नहीं बन सकता और न तो उतना आत्मबल किसी में होगा। अतः उनका ये सुझाव कि स्वाध्याय में मन लगाएं और अपने को निखारें। अब यहाँ UPSC क्लियर किए हैं, अब स्वाध्याय करेंगे। हाँ, अब स्वाध्याय के लिए नहीं आए हैं हम लोग। अब दूसरी चीज हम एक उदाहरण और देना चाहते हैं। कौन सा स्वाध्याय साहब? नहीं, अब जरा हो गया स्वाध्याय। नहीं, हम दे रहे हैं ऊर्जा मंत्री जी का। जी, आज एक न्यूज छपी हुई है अमर उजाला में, वो भी है। उसमें लिखा है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए तो बिजली गुल कर दी गई, और उसके बाद जब चित्रकूट में ये रात में 12 बजे पहुंचे हैं तब भी बिजली गुल कर दी गई। ये हमारे जो मंत्री जी हैं, ऊर्जा मंत्री, ये उनका सम्मान है। N देवराज 7 विभागों का चार्ज लेकर के अभी भी बने हुए हैं, और AK शर्मा जो हमारे माननीय मंत्री तो जी हो हैं, सकता है कि उनके काम करने की स्पीड बिजली से ज्यादा हो। किसकी तो है, मान लिया ना, लेकिन ऐसा ना हो, विभाग मिला हुआ है, इतनी तेज ना हो कि अपने मंत्री को रात में जंघिया और बंडी पहन के लिटा दिया उन्होंने और वो कुछ नहीं कर पाए। आप देखिए, आज का न्यूज़पेपर है, उसमें ये खबर छपी हुई है कि रात में 12 बजे लाइट गई और जब सुबह उठे तो फिर लाइट नहीं थी। ओहो, रात आप बताइए, और फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। और जब पूछा उन्होंने कि क्यों ऐसा हुआ, तो देवराज पे कोई कार्रवाई हुई? कुछ किस पे? अरे देवराज पे कार्रवाई क्या हुई, वहां JE पे कार्रवाई नहीं हुई। ओके। और उनको कहा गया कि उसने कहा, JE ने बुला के वहां के उसने कि ये तो टिपिंग का मामला था। आप कुछ खास किस्म के अफसरों को ही टारगेट कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ। नहीं, हम उन अफसरों को टारगेट कर रहे हैं जो आदमी भ्रष्ट होने के बावजूद, गलत होने के बावजूद 7-8 विभाग लिए हुए हैं और उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। भाई देखिए, ऐसा बिना सबूत के तो हम कोई बात नहीं कर रहे हैं ना। करेक्ट। आप अनुराग श्रीवास्तव को देखिए, उनके खिलाफ अगर नोटिस न गई हो तो आप बताइए। तो आपका ये कहना है कि कुछ चुनिंदा लोग हैं जो बढ़िया मजे में हैं, मलाई काट रहे हैं और बाकियों को छाछ भी नहीं, बाकी को इतना किनारे किए हुए बाकी हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं कि वो नहीं, स्वाध्याय भी बेचारे क्या कर पाएंगे, स्वाध्याय के लिए भी माहौल। अरे किताब लो, पढ़ लो, किसी लाइब्रेरी चले जाओ। अरे अब लाइब्रेरी कहाँ रह गई, अब सब डिजिटल हो गया है, लाइब्रेरी नहीं है। तो भैया गूगल पे जाओ, घर पे पढ़ हाँ, लो। गूगल पे आप जा सकते हैं, बस एक आधार आपके पास बचा है कि आप गूगल पे बैठ करके अपना समय व्यतीत करें। थैंक यू। मनोज जी, आप मुझे बताओ, कारण आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत सारे कारणों पर बहुत विस्तृत प्रकाश डाल दिया RN श्रीवास्तव जी ने, और विक्रम सिंह सर ने भी प्रकाश डाला, और उसके साथ साथ उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार तो पर पांडे जी ने कोई प्रकाश नहीं डाला? नहीं, उन्होंने इन्होंने भी डाला। ये तो बहुत नाम नहीं ले रहे हो ना इनका, इसलिए पूछ। नहीं, पांडे जी डाल रहे हैं। हालांकि पांडे जी को बहुत साधुवाद। इन्होंने विक्रम सिंह साहब के बात पर मैं जाना चाहूंगा कि इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप को किनारे लगाने का समाजवादी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया। इनको मैं बताना चाहूंगा, और अभी नाम हम लोग नहीं ले रहे हैं, एक बहुत प्रासंगिक IAS का नाम हम लोग नहीं ले रहे हैं, और IPS का, अमिताभ ठाकुर का। कौन नहीं जानता है
क्या क्या नहीं करा उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में। उन्होंने समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री के घर के सामने उन्होंने लैपटॉप लेके आरोप लगाया, लेकिन कभी उनके साथ किसी तरह की कोई अभद्रता नहीं हुई। समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी भी आईएएस का, चाहे आईपीएस का, चाहे पीसीएस का जो चयन हुआ होगा उसके प्रतिभा के आधार पर हुआ होगा, उसके काबिलियत के आधार पर हुआ होगा। कभी जाति देख के उसकी सरकार के से और किस राजनीतिक दल से कितनी उसकी निकटता है, दूरता है, उस आधार पे नहीं हुआ होता। आदम गोंडवी की एक लाइन और है, मैं बता रहा हूं, बस कंप्लीट कर दें, बस खत्म कर रहा हूं कि आंख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, अपने साहे वक्त का ये मुर्तबा आला रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ आपने ये भी सुना होगा कि इतनी बातें सुनकर आपने क्या ओपिनियन बनाई? अरे मैंने साफ साफ ओपिनियन बनाई। अरे आपसे नहीं, मैं मलिक साहब से पूछ रहा कि अच्छा ठीक देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें उस असली बात पे कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स की नौकरशाह की एक गरिमा होती है, वो उसको नहीं लांघ सकते, भले ही वो सेवानिवृत्त हो जाएं। लेकिन मेरा मानना ये है कि सच्चाई सबको पता है। छत से कूदे जा रहे हैं, आप कह रहे हो लांघ रहे हैं, छत से कूद गए हैं। इशारों में पांडे जी ने कह दिया है कि कुछ जो बहुत अच्छे अफसर हैं, ब्राइट अफसर हैं, वो चाहे मायावती की सरकार हो, चाहे अखिलेश की सरकार हो, चाहे आज भाजपा की सरकार हो, वो फ्रंट पे हैं आज भी। तो इस तरह के आईएएस अफसरों की जरूरत है। लेकिन इसमें ब्रजेश जी गंभीर बात यह है कि जिस प्रकार से पिछले दरवाजे से आज ब्यूरोक्रेट नौकरशाह या आईएएस की भर्ती हो रही है, उससे कहीं ना कहीं आईएएस अफसर भी थोड़े से सकते में है। और मुझे लगता है कि उनको काम करने में, और मैं ब्रजेश जी एक और फिर दिल्ली की बात करता हूं कि कई सारे ऐसे आईएएस हैं जो सिर्फ अपना समय पास कर रहे हैं। मैं सेक्रेटरी की बात कर रहा हूं, उनको लग रहा है कि मेरा 1 साल बचा हुआ है, मेरे से कोई ऐसी फाइल साइन ना हो जाए कि बाद में मुझे ईडी और सीबीआई के उठा के मुझे मेरा दूसरा यूज किया जाए। तो ये सरकार है, ये इसमें कंफर्टेबल बहुत लोग नहीं है। जिन अफसरों की बात हो रही है वो सही कहा विक्रम सिंह जी ने कि उनकी संख्या बहुत कम है, 0.5% भी उनकी संख्या बहुत शुक्रिया सर। लेकिन बाकी जो हरीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हरीश जी को ऐसा लगता है। हरीश जी को जी ब्रजेश जी, विक्रम सिंह साहब ने और आर्यम श्रीवास्तव साहब ने जो बात रखी, मुझे इन सब बातों से इतर एक बात जो लगती है जी कि सभी सरकारों में ये बात आती है कि साहब कुछ अफसरान ऐसे हैं जो पूरी सिस्टम पे हावी है। लेकिन ये तब तक होता रहेगा कि जब तक जो अपराइट पर्सन है, अपराइट अफसर्स हैं या ऑनेस्ट अफसर हैं, आखिर वो लोग क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर साहब को या चीफ सेक्रेटरी साहब को ये बात क्यों नहीं कहते? जवाब मैं दे देता हूं। मुझे लगता है कि लोग अच्छा, इतना बोलने का जोखिम कौन लेगा? जो ऑनेस्ट अफसर है, जोखिम लेने का मतलब समझते एक जांच जोखिम की बात नहीं है। सवाल इस चीज का है कि अनावश्यक प्रोसीजरल परेशान कर देंगे, कोई छीन नहीं लेगा, जांच बिठा देंगे, परेशान करेंगे आपको। आईएएस भाई जब झूठे मूठे आरोप लगा के सस्पेंड करा देंगे, जब वो इफेक्टिव गाड़ी छीन लेंगे, बेइज्जती करेंगे। नहीं, जब हम इफेक्टिव पोस्ट नहीं, कितने लोगों को सरकार सस्पेंड करा देगी? इक्का दुक्का नहीं। लेकिन जब अपराइट अफसर्स एक साथ अगर इन विषयों पर बात करें तो मुझे लगता है कि ये चीजें तभी समाप्त होंगी। तो आप चाहते हैं कि आईएएस एसोसिएशन की एक प्रॉपर मीटिंग हो और उसमें इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए? नहीं, मेरा कहना है कि जो जितनी सरकारों में ये बातें, हर सरकार में यही बातें उठती हैं, तो जब तक ये अपराइट अफसर, भाई आईएएस अफसर की नौकरी तो कोई ले नहीं लेगा, वो तो रहेंगे ही कहीं ना कहीं। और जब वो इनफेक्टिव जगह पे हैं, जिसके वो दायित्व के जिसपे पद पे रहना चाहिए, देखिए वहां नहीं है जो है, तो जब रीढ़ विहीन है लोग, तो जब आईएएस अफसर जो है इंडिविजुअल रीढ़ विहीन है, तो एसोसिएशन कहां से मजबूत होगा? और एक हम सुझाव देना चाहते हैं मंत्रियों को, उनके अधिकार के बारे में भी बताना चाहते हैं। हमारे सिखाओगे मंत्रियों को? नहीं, थोड़ा सा बता दें, क्योंकि हम देखिए सामान्य आदमी हैं। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि सचिवालय मैनुअल के प्रावधान हैं जिसके तहत प्रमुख सचिव अगर अपने को खुदा समझता है तो उसकी भूल है। सारे अधिकार निहित है मंत्री में, राज्यपाल के अधिकारों का प्रयोग करता है। अगर कोई प्रमुख सचिव मंत्री की बात नहीं सुनता तो उसकी पावर विड्रॉ करने का अधिकार उनको है, मंत्री को है। यस, और ये सचिवालय मैनुअल के सेक्शन 11 में, रूल 11 में दिया हुआ है कि मंत्री को
कार्य विभाजन का अधिकार है। वो सचिव और प्रमुख सचिव में एक सेकंड रुक जाओ श्रीवास्तव जी, ये पांडे जी की बात सही है? मैंने सुना इसको और यह भी कहा गया कि एसोसिएशन इस बात को उठाए। मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि मुख्य सचिव सचिवालय मैनुअल में प्रावधान तो है ना, रूल 11 में स्पष्ट रूप से लिखा होगा, प्रावधान होगा, लेकिन उसका प्रयोग मंत्री करने से जो मसौदा है, जो आलेख है जी, रूल ऑफ बिजनेस क्या कहता है? अधिकार मंत्री के पास है या प्रमुख सचिव? मंत्री के पास है। हमारे पास तो सचिवालय मैनुअल है। वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, पूछ लेने दो। बताइए भाई श्रीवास्तव जी। हाँ जी जनाब, वो जो है अधिकार मंत्रियों के बीच कार बंटवारे का माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, अधिकारियों के बीच में कार बंटवारे का अधिकार माननीय मंत्री जी के पास में है। लेकिन मंत्री जी को बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, पता नहीं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आलेख तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।